हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? आई होप you will be fine and okay. I am also fine and okay. I welcome you in SSP Academy. आज मैं कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए जो पोयम है डस्ट ऑफ स्नो और फायर एंड आइस, इन दोनों पोयम को मैं पढ़ाऊंगा। इन दोनों पोयम को रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कंपोज किया है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन कवि थे। ए लेटर टू गॉड जो लेसन है, उस लेसन के साथ दो पोयम कंबाइन करके दी गई है। इन दोनों पोयम की गहराई को हम समझने की कोशिश करेंगे। पहले पोयम को डस्ट ऑफ स्नो को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो वो पोयम है जिसमें इंसान अंधविश्वास के चक्कर में तमाम उन चीजों को बुरा मानता है, यानी इंसान नेगेटिव पक्ष सोचता है। किसी पक्षी को देख लिया, किसी बिल्ली को देख लिया, किसी विधवा को देख लिया, तो उसको लगता है कि मेरा दिन खराब हो जाएगा। कभी यहां पे एडवाइस करने की कोशिश करता है कि ऐसी कोई चीजें नहीं होती हैं। अच्छा या बुरा आपके मन मस्तिष्क में उभरता है। जैसा आप सोचते हो वैसा आपके जीवन पर, वैसा आपके दिमाग पर असर पड़ता है। तो इस बात को हमें बहुत गहराई से सोचना है कि अगर काला कौवा है तो इसका मतलब थोड़ी है कि वो नेगेटिव अर्थ देता है, या बिल्ली रास्ता काट देती तो इसका मतलब थोड़ी कि वो अशुभ होगा, या कोई विधवा रास्ते से गुजर जाती तो इसका मतलब थोड़ी होगा कि वो अशुभ होगा। ये एक दिमाग का वहम है, एक अंधविश्वास है। इसी चीज को हम इस पोयम में देखने की कोशिश करेंगे कि जिसको आप बुरा मानते हो वही कवि की जिंदगी को बदल देता है। तो सोच पे निर्भर करता है। जैसी आपकी सोच रहेगी, व्हाट आर यू थिंकिंग, दैट इज हैपेंड इन योर लाइफ। तो ये पॉजिटिव सोच रखिए, नेगेटिव सोच नहीं। इस पोयम लेट्स बिगिन। पोयम की शुरुआत करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो यानी बर्फ के कण, बर्फ की धूल। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा, ध्यान से समझने की कोशिश करो। द वे ए क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ ए डे आई हैड रिव्यूड। ये पोयम को पढ़ेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम भी हम समझेंगे। अब आप देखिए, द वे जिस तरीके से, ध्यान से समझिए, द वे माने एक मार्ग, रास्ता होता है। द वे ए क्रो जिस तरीके से एक कौवा, जिसको आप देखिए यहां पे इस कौवे को आप क्या मानते हो? काला कौवा मानते हो, अशुभ मानते हो, लेकिन कभी नहीं मान रहा। यह हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़, जो बहुत ही पॉइजनस होता है, जहरीला होता है, उसको भी इंसान अशुभ मानता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। द वे ए क्रो जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी। अब ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे एक कौवा किसी पेड़ पर आके बैठ जाता है, कभी उस पेड़ के नीचे या तो खड़ा है या तो उस पेड़ के नीचे से जा रहा है, और जब कौवा उस धतूरे के पेड़ पे आके बैठता है तो उस धतूरे के पेड़ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो झरते हैं और नीचे की तरफ गिरते हैं, तो कवि के ऊपर गिरते हैं। और जब कवि के ऊपर गिरते हैं तो कवि का मूड चेंज हो जाता है। द वे ए क्रो जिस तरीके से कौवा सूक माने हिला करके डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है। क्या गिराता है? डस्ट ऑफ स्नो। क्योंकि कौवा अगर पेड़ पर आके बैठा तो जो उस पे बर्फ के कण हैं वो हिलने से गिरेंगे नीचे, और नीचे गिरेंगे तो नीचे कौन है? कवि। कवि के ऊपर गिरते हैं। तो कह रहा है कि सूक डाउन ऑन मी, सेक सुक सेकंड फॉर्म है। सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरते हैं। मी कौन? कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। क्या गिरता है? डस्ट ऑफ स्नो गिरता है। जो बर्फ के धूल हैं, जो बर्फ के पार्टिकल्स हैं, जो बर्फ के अंश हैं, वो गिरते हैं। कहां से गिरते हैं? फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। यानी वो पेड़ धतूरे का है, हेमलॉक ट्री है। उस पर कौवा आके बैठ जाता है, डालियां हिलती हैं, ब्रांचेस हिलते हैं, और उसके जो बर्फ के कण हैं
वो जमीन पर गिरते हैं, नीचे की तरफ गिरते हैं, लेकिन सबसे पहले वो कभी खड़ा हुआ कभी के ऊपर गिरते हैं। अब कभी शायद उस समय दुखी था, इस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से पहले कभी दुखी था, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो जब गिरता है तो कभी का मूड बदल जाता है, वो सैड से हैप्पी हो जाता है। ही वॉज सो डिलाइटेड। रॉबर्ट फ्रॉस्ट यहां कह रहा है कि ही वॉज सो डिलाइटेड, जब वो क्रो, वो कौवा और डस्ट ऑफ स्नो गिराता है तो उसका मूड हैप्पी हो जाता है। यानी कभी दुखी था, लेकिन इस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने से कभी हैप्पी हो जाता है। तो कैसे आप कह सकते हैं कि एक कौवा अशुभ का प्रतीक है? कैसे आप कह सकते हो कि धतूरा का पेड़ जो है कि अशुभ का प्रतीक? नो, ये आपकी थिंकिंग में ऐसा होता है। तो यू शुड ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव थिंकिंग, नॉट ऑफ नेगेटिव थिंकिंग। ओके, तो द वे ए क्रो, जिस तरीके से एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराता है डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कण को गिराता है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे के पेड़ के ऊपर बैठ करके वो गिराता है। जब गिराता है तो हैज गिवन माय हार्ट, मेरे हृदय को क्या दिया? क्योंकि इससे पहले कभी दुखी था। ही वॉज सो सैड, वो काफी दुखी था, लेकिन इस डस्ट ऑफ स्नो के गिरने के बाद वो हैप्पी हो जाता है। ही बिकेम सो हैप्पी, ही वॉज सो डिलाइटेड। तो हैज गिवन माय हार्ट, तो हैज गिवन माने दिया, माय हार्ट माने मेरे हृदय को, जो दुखी हृदय था उस हृदय को क्या मिला? एक चेंज ऑफ मूड मिल गया। तो व्हाट इज ये चेंज ऑफ मूड? यानी सैड चेंज इनटू हैप्पी। तो अब कहने का मतलब वो कह रहा है कि इसके गिरने से ये हैज गिवन माय हार्ट, मेरे हृदय को क्या दे दिया? चेंज ऑफ मूड दे दिया। मूड समझते हो ना? ये जो मूड होता है, मूड बदल जाता है इंसान का, कभी क्रोधित हो जाता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी सुखी हो जाता है, कभी आश्चर्य में पड़ता है। तो ये जो रस होते हैं इंसान के अंदर, इसको मूड कहते हैं। चेंजेस होते रहते हैं। तो कह रहा है कि चेंजेस होता है, और जब चेंज होता है तो मेरा दिन खराब होने से बच गया। एंड सेव्ड माने बचा लिया, सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा ऑफ ए डे, दिन का कुछ हिस्सा। बाकी तो दुखी रहा, लेकिन गिरने के बाद कह रहा कि एंड सेव्ड सम पार्ट, सेव्ड माने बचाया, सम माने कुछ, पार्ट माने हिस्सा ऑफ डे माने दिन का कुछ हिस्सा बच गया। आई हैड रियूड, जिसमें मैं दुखी रहा। यानी कहने का मतलब दुखी होने से, बर्बाद होने से, रियूड का मतलब क्या होता है? रिग्रेट, दुखी, अनहैप्पी। तो यहां पर कह रहा है कि आई हैड रियूड, यानी मेरा जो मेरे पास रियूड था, जो बर्बाद होने वाला था मेरा दिन, वो क्या हो गया? सेव्ड हो गया, बच गया। तो कहने का मतलब यह है यहां पर इस पोयम का, जो डीपली थिंकिंग करोगे तो कभी भी आप नेगेटिव सोच मत रखो कि काला कौवा है तो अशुभ का प्रतीक है। नो, वो भी एक जीव है। काला है तो क्या हुआ? उसके अंदर भी इतनी क्वालिटी होती है कि कभी को दुखी से सुखमय बना देता है, उसको दुखी जीवन से सुखमय जीवन में परिवर्तित कर देता है। कभी यहां पर पूरे दिन एक तरीके से बता रहा है अपने आप को कि दुखी जीवन चल रहा था उसका, लेकिन डस्ट ऑफ स्नो गिरने से उसका जीवन बदल गया। तो इसमें कौवा का बहुत बड़ा रोल रहा, जो कवि के मूड को चेंज किया। और कहां बैठ के चेंज किया, ये भी ध्यान देने वाली बात है। जिसको आप अशुभ मानते हो, हेमलॉक ट्री को, वहां बैठ के चेंज किया। तो कैसे कह सकते हो कि अशुभ है? ये तो शुभ है। तो कभी भी याद रखिए, कभी भी नेगेटिव सोच मत रखिए, हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग रखा करिए किसी भी चीज के लिए। और इस पोयम में हम एक चीज और देखने की कोशिश करेंगे कि यहां पर इसका राइम स्कीम परीक्षा में पूछता है। राइम स्कीम यहां मैं नीचे लिखा हूं। राइम स्कीम कैसे खोजते हैं मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब देखिए जो तुक मिलता है, अब देखिए क्या मिल रहा है? ए बी मैंने लिखा है। तो अब देखिए क्रो किससे मिल रहा है? तो अब ए बी, अब यहां देखिए ए किससे मिल रहा है? ये आपका ए आ रहा है। ए किससे मिल रहा है? स्नो से। तो ए क्रो स्नो। अब ये जो मी किससे मिल रहा है? ट्री से। तो क्या हो जाएगा? ये आपका क्या दिया है? ए बी। अब ए बी हो गया तो ए बी, यानी क्रो एक लाइन के बाद मिलता है। क्रो किससे मिल रहा है? स्नो से। मी किससे मिल रहा है? ट्री से। बोलने में जो प्रोनाउंसिएशन आपका सटीक बैठे, स्नो क्रो, मी ट्री। अब देखिए यहां पर अब चेंज हो रहा है, सीडी।
अब यहां पर हार्ड पार्ट, ये आपका क्या है, सी, ये क्या है, सी, देख रहे हो नहीं, ये आपका तुक मिल रहा है, पोयम में तुक मिलते हैं। तो अब यहां पर अब देखिए, ये जो सेकंड आपका स्टेंजा है उसमें सी यानी हार्ड पार्ट, अब मूड र्यूड, डी डी। अब यहां पर आप देखोगे, अब ये क्या हो गया, ये डी, अब ये क्या हो गया, डी। तो अब आपका तुक मिल के क्या बना, फिर से समझ लो, बोलने में जो एक जैसा लगे, स्नो क्रो, स्नो, मी ट्री, हार्ड पार्ट, मूड र्यूड। तो अब ये आपका तुक बन गया ए बी सी डी, देख लो, ए बी सी डी। ये पोयम का तुक है, राइम स्कीम। ये राइम स्कीम परीक्षा में पूछ देता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो। तो याद रखो, ए बी सी डी, ये मिलान करना चाहिए। अब हम सेकंड पोयम पे आएंगे। ये सेकंड पोयम भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा ही लिखी गई है, फायर एंड आइस। अब फायर एंड आइस के ऊपर थोड़ा चर्चा करते हैं। फायर एंड आइस, इसमें माना गया है कि दुनिया दो प्रकार से खत्म होगी। हो सकता है दुनिया फायर से खत्म हो सकता है दुनिया आइस से खत्म हो। लेकिन आपको यह चीज देखना है कि आपका ये जो फायर है, ये फायर एक सिंबॉलिक पोयम है, ये जो किसी को सिंबॉलिक मान करके, सिंबल मान करके हम पोयम को पढ़ते हैं, समझते हैं। तो फायर और आइस, फायर किसका प्रतीक है, याद रखिए, ये डिजायर का है, और ये किसका प्रतीक है, हेट्रेड का। ये आप समझने की कोशिश करो। फायर किसका प्रतीक है, डिजायर का। आइस किसका प्रतीक है, हेट्रेड का, यानी हेट का। ये दुनिया जब खत्म होगी, देखिए डिजायर, कभी आप समझने की कोशिश करो कि इच्छाएं इंसान की अनंत होती है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती। और इंसान की जो जो इच्छा बढ़ती जाती है, तो उसके अंदर कहा जाता है कि लालच, मोह, माया सब बढ़ता जाता है। अगर ये बढ़ने लगेगा, इच्छाएं बढ़ने लगेगी, इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति में अगर लगा रहेगा, तो एक दूसरे से द्वंद्व युद्ध करेगा अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। तो लड़ाई में एक दूसरे से दुनिया समाप्त होगी। ये जो फायर है, इस एक चीज और प्रतीक है इसका फायर। अगर वैज्ञानिक जगत में जाके देखेंगे, तो इतने हम मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, इतने हम तमाम तरह के वीपन का प्रयोग कर रहे हैं, इतने शस्त्र का प्रयोग कर रहे हैं, इतने एटॉमिक चीजों का हम प्रयोग कर रहे हैं, यानी दुनिया एक तरीके से हीट होती जा रही है। दुनिया हीट होती जा रही है, कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा। तो एक प्रतीक तो याद रखना। तो अगर ये गर्मी से इतना प्रचंड हीट हो जाएगा दुनिया कि जलकर राख हो जाएगी, तो दो एक सिंबल है। एक तो इच्छा से, जिसको फायर का मतलब क्या, इच्छा। और वैज्ञानिक तरीके से देखेंगे तो फायर का मतलब क्या है, एक ज्वाला, एक अग्नि। और ज्वाला और अग्नि कौन पैदा कर रहा है, ये ह्यूमन बीइंग कर रहा है, ये अपनी एक्टिविटी से कर रहा है, ये तो अपना आविष्कार कर रहा है, ये तमाम तरह के शस्त्रों का प्रयोग कर रहा है, तमाम तरह के वीपन का प्रयोग कर रहा है अगर ये, तो इससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तमाम तरह के, कहा जाता है कि मशीनरी का प्रयोग कर रहे हो, तो इससे क्या हो रहा है कि धरती का जो टेम्परेचर है वो हाई हो रहा है। तो हाई होने से भी बर्बाद हो सकता है दुनिया। और दूसरा जो मैं बता रहा हूं यहाँ पे, बर्फ, हो सकता है दुनिया का टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाए, टेम्परेचर इतना गिर जाए, सब बर्फ ही बर्फ जम जाए, हो सकता है ऐसे भी दुनिया खत्म हो जाए। या आइस का मतलब दूसरा क्या अर्थ है, हेट, घृणा। एक दूसरे से इंसान घृणा करेगा। अगर एक दूसरे से आप घृणा करोगे तो नफरत फैलेगा, अशांति फैलेगी, युद्ध होगा, मारे जाओगे, सर्वनाश होगा। तो कहने का मतलब है यहां पर मेरा कि जो फायर है, एक अर्थ तो फायर का मतलब किससे मानोगे आप, डिजायर से, ओके, इच्छा। और इच्छाओं की पूर्ति कभी हुई है ना कभी होगी। इच्छाओं के पीछे भागना ठीक नहीं है, यू शुड कंट्रोल योर डिजायर। और दूसरा एक क्या प्रतीक है, हेट्रेड का। हम मानव एक दूसरे से हेट ना करें। अगर हेट करेंगे तो दुनिया के लिए ठीक नहीं है, दुनिया बर्बाद हो सकती है, नष्ट हो सकती है। और वैज्ञानिक तरीके से अगर आप देखोगे तो वैज्ञानिक तरीके का मतलब, फायर का मतलब आग। बार बार मैं बता रहा हूं, फायर का मतलब होगा
टेम्परेचर बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ह्यूमन बीइंग तमाम चीजों का आविष्कार कर रहा है, अग्नि फैल रही है। तो इससे अरे भाई परमाणु बम छोड़ रहे हो, गोली बारूद अब चला रहे हो, ठीक है, तमाम तरह की मशीनों का प्रयोग कर रहे हो, तमाम व्हीकल्स का प्रयोग कर रहे हो, अंधाधुंध भाग रही है दुनिया। तो ये टेम्परेचर जो निकल रहा कहां जाएगा? ये हमारे धरती पर पड़ेगा। हो सकता है कि अंटार्कटिका का जो जो बर्फ का हिमखंड है वो पिघल जाए और सब बर्बाद हो जाए, डूब करके बर्बाद हो जाए। तो ये चीजें हमें समझना है। तो एक चीज बेस में समझना, एक आग से मतलब डिजायर से, आइस का मतलब एक घृणा से। ठीक है, आइए लेट्स बिगिन द पोएम। सम से कुछ कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड। सम से कुछ कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि द वर्ल्ड माने दुनिया, विल एंड माने समाप्त होगी इन फायर से। फायर का मतलब डिजायर या अग्नि से। और सम से इन आइस, या कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया खत्म होगी आइस से यानी बर्फ से, यानी टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन का मतलब यहां पर एक और भाव है यहां पर, क्योंकि घृणा फैलेगी। फॉर व्हाट आई हैव टेस्टेड, कभी कह रहा है फॉर व्हाट, लेकिन जो मैंने आई हैव टेस्टेड किया है। टेस्टेड का मतलब एक तरह से एक्सपीरियंस है, यहां पर जो मैंने अनुभव किया है। रबड़ फ्रॉस्ट करा है कि जो मैंने अनुभव किया है डिजायर का, डिजायर का जो मैंने अनुभव किया है, तो आई होल्ड विथ दोज, मेरी जो सहमति है, होल्ड विथ का मतलब एक तरह एग्री, मेरी जो सहमति है दोज उनके साथ है हु फेवर फायर, जो फायर को मानते हैं कि नहीं भाई फायर से दुनिया का एंड होगा, मैं उनसे भी सहमति रखता हूं। हो सकता है फायर से, डिजायर से अनंत इच्छाएं बढ़ेंगी, इंसान के अंदर अशांति आएगी तो बर्बाद हो सकती है। तो वो कह रहा है कि आई होल्ड विद दोज, मेरी सहमति उनके साथ है जो फेवर माने पक्ष देते हैं, फायर माने आग का यानी इच्छा का, समझ रहे हैं? तो उससे भी दुनिया खत्म होगी। सेकेंड आइए, बट इफ इट हैड टू पेरिस, लेकिन यहां पर कह रहा है कि इफ, यदि इट ये दुनिया हैड टू पेरिस माने खत्म होगी, ट्विस्ट दो बार, दुनिया दो बार खत्म होगी। अरे भाई कैसे? एक तो डिजायर से खत्म हो सकती है और एक हेट्रेड से खत्म होती है, मतलब फायर और आइस से। एक बार फायर से खत्म होगी, एक बार आइस से खत्म, दो बार तो खत्म नहीं होगी, लेकिन विचार दो बार, दो तरह के विचार आ रहे हैं, उन विचारों की बात की गई है। तो कह रहा है कि आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, ये कभी यहां कह रहा है कि मैं उन लोगों से थोड़ा एग्री हूं जो लोग मानते हैं कि फायर से दुनिया खत्म होगी। यहां कह रहा है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, दुनिया दो बार पेरिश होगी, दो तरह से खत्म होगी। आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ ऑफ हेट, हेट भी, अब देखिए हेट का मतलब आ गया ना, ये किसका प्रतीक है? आइस का। तो आई थिंक मैं सोचता हूं, आई नो मैं जानता हूं, एनफ माने पर्याप्त रूप से। अब हेट, हेट के अंदर भी बड़ी क्षमता है भाई, हेट भी दुनिया को खत्म कर सकती है, हेट से भी इंसान अपना सर्वनाश कर सकता है। बिल्कुल, हेट की वजह से युद्ध छिड़ रहे हैं विश्व में, रूस और यूक्रेन का देख ही रहे हो, देख रहे हो ना, तो ऐसे ही। तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से, और कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन जो आएगा, ये डिस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रॉय, सर्वनाश, विनाश। तो टू से ये कहना दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, ये जो आइस का डिस्ट्रक्शन होगा, यानी कहोगे या तो घृणा कह लीजिए या तो फिर टेम्परेचर डाउन जाएगा। इज आल्सो ग्रेट, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। ये भी ग्रेट का मतलब महान नहीं, इज आल्सो ग्रेट, ये भी बड़ा है, ये भी बड़ा रोल अदा करेगा। आइस क्या ग्रेट, बड़ा रोल अदा करेगा दुनिया को खत्म करने में। एंड वुड सफिस, ये भी पर्याप्त है। तो फायर, फायर तो है ही, आइस के भी सफिस, सफिस का मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त है ना, प्लेंटीफुल। तो एंड वुड सफिस, तो कहने का मतलब है कि दुनिया के लिए ये भी पर्याप्त है। क्या? आइस से। तो दुनिया को दो तरीके से कभी यहां पर रखने की कोशिश किया है कि दो तरीके से दुनिया का एंड हो सकता है। एक फायर जिसको डिजायर, या आप अग्नि ले लीजिए, अग्नि का मतलब है जो टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे, या आप हेट ले लीजिए, हेट का मतलब यहाँ पे आइस से। अब आइस जो सॉरी ये जो आइस है ये हेट्रेट का प्रतीक माना गया, अब फायर किसका प्रतीक माना गया है? डिजायर का। तो इस तरीके से दुनिया का एंड होगा। तो अब इसके हम राइम स्कीम देखने की कोशिश करेंगे। राइम स्कीम इसका क्या है, अब देख लीजिए। फायर आ रहा है तो क्या हो गया ये? ए। फायर किससे मिल रहा है? डिजायर से। डिजायर से क्या हो जाएगा? अब ए हो गया ये। अब देख लीजिए ए, अब बीच में क्या बचा? अब इसका फायर से ये तो नहीं मिल रहा है, तो इसको क्या मानेंगे आप? बी मानेंगे।
भी मानेंगे, क्योंकि फायर का किससे तुक मिल रहा है, डिजायर से। अब आइस का किससे, अब आइस का, अब देखिए आइस का किससे मिलेगा, अब ये आइस ट्वाइस मिलेगा, तो ये भी मिल रहा है यहां पर, यानी तुक मिलना चाहिए, बोलने जैसे शैली बैठनी चाहिए। फायर फायर डिजायर ए, ठीक। अब ये क्योंकि आइस आ गया, अब तो फायर तो मिल नहीं रहा, तो आइस, आइस का किससे मिल रहा है, अब आइस का इससे मिल रहा है, तो ये किससे मिल रहा है, फायर डिजायर, ये फायर तो है, ये अब यहां पर ये किससे मिल रहा है, बी, देखो ए बी ए बी ए ए, फिर क्या मिल रहा है, बी सी। अब यहां पर आप देखोगे ये हेट आ गया, अब हेट आ गया तो हेट भिन्न है, भिन्न है तो ये क्या हो गया, सी, ये सी हो गया, ये ट्विस्ट से भिन्न है ना, तो सी हो गया। अब आपका क्या हो गया, क्या बचा आपका, अब आपका बी, अब बी किससे मिल रहा है, आइस से, ये क्या है भाई, बी। अब क्या है आपका सी, सी किससे मिल रहा है, हेट ग्रेट, हेट ग्रेट, क्या हो गया, सी, ठीक है। अब क्या है, सफिक्स किससे मिल रहा है, आइस से मिल रहा है, तो क्या होगा ये, बी। अब आपका तुक मिल गया, देख लो, ए, फिर इसके बाद बी, बी आ गया, फिर ए आ गया, फिर बी सी आ गया, फिर इसके बाद आपका फिर बी सी आ गया, फिर आपका बी आ गया। तीन तुक मिलता है, कैसे मिला, फायर डिजायर फायर, ठीक है, आइस ट्वाइस आइस, ठीक है, सफाइस, ये ध्यान देंगे। अब आपका हेट ग्रेट, ये तुक है। आप तो इस पोयम को बहुत ही गहराई से समझने की कोशिश करिएगा, और जितना आप इस पोयम को पढ़ने की कोशिश करोगे, इसके सेंट्रल आइडिया को, इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड लक, बाय।